हम बढ़ रहे थे MCQ क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह। कि फरारी मांगी थी किसी ने, रईस परिवार के बेटे ने, तो पिता ने भगवत गीता पकड़ाई कि ये पढ़ो, जीवन की सीख लो, समझो, जानो। इसे तुम मतलब ये कोज है, ये मूल है, फरारी तो उसका फल है, जड़ है। मैं तुम्हें जड़ ऐसा को करके कुछ समझाने की कोशिश करी तो उसको गुस्सा आ गया, उसने फेंक दी स्विमिंग पूल में। अमीर थे बहुत। फिर घर छोड़ के चला गया। कई साल हो गए, पिता बेटे के गम में ही, छोटी सी घटना है ना, पर उसने घर छोड़ दिया। कि कितनी हम काफी अमीर है, पिता के हाथ में थी जायदाद, फिर भी पिताजी क्यों पता नहीं। तो उस समय इंस्टेंट उसने डिसीजन ले लिया। और साल भर बाद घर लौट के आया तो दरवाजा जैसे खटखटाया तो माँ ने कहा कि तुम्हें आने में देर हुई पिता, तुम्हारे एक्सपायर हो गई आज दोपहर 3 बजे। वो तुम्हारे वियोग को मतलब तुम्हारे सह नहीं पाए, परेशान रहते थे, है ना। ये अगर ये कंटिन्यू चलता रहे साल भर तक, मकसद देने का मकसद नहीं था उनके पास, उनको शायद ऐसा लग जाता था उनके बेटे की वियोग में, उनके लिए, उसके लिए करना, कमाना, जीना आधार था शायद उनका। 1 दिन 2 दिन, है ना, उसी मतलब उसी ख्याल में रहने लगे। और फिर वो भी खूब रोया। फिर पता लगने के बाद मातम का माहौल था, कहीं उसे वो भगवत गीता मिल गई वापस से। तो उसको सारी बातें याद आई और छोटी सी घटना कितनी बड़ी बन गई सब कुछ। तो उसने खोल के देखा तो रसीद थी उसमें फरारी की। कहा नहीं, प्यार ऐसा नहीं होता कि मैंने देखो खरीद ली, ऐसे मतलब देना चाह रहे थे वो शायद। तो अब हम भी ऐसा ही करते शायद। हम कुछ मांगते हैं भगवान से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे तरीके से मिले। तरीका उनका अपना होगा। शायद वो फरारी हमें गीता के बीच मतलब वो रसीद उसी तरीके से देना चाह रहे हो भगवान, है ना, कोम्बो के तौर पर, है ना, आंसू के साथ खुशी दे रहे हो। मिलते हैं अगले सेशन। आप समझदार हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं ना। पीछे से बनाना शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है श्रव्य में, दृश्य में, दृश्य सौम्य सब में, है ना। और तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है तालिका, है ना। और तीसरा है कि दृश्य सर्व सामग्री टेलीविजन किस वर्ग के अंतर्गत आता है। और फिर एक ग्लोब, है ना, कि प्रकृति उसकी गति, ऋतुओं आदि का ज्ञान कराने के लिए सहायक सामग्री। फिर एक लेरन बोर्ड, सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री, चित्रात्मक सामग्री। फिर है कि परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित है। चित्र देखेंगे तो पता चलता है, फ्लाई, है ना। तो ये है वस्तुनिष्ठता। परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होता है, प्रभावित होगा। बढ़ाने से परीक्षा का निम्न, प्रश्नों क्या है, प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा, वस्तुनिष्ठता। फिर एक चौथा उपयुक्त सभी, कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं होती, तो इसमें पाठ्यक्रम का समाज होता है, और प्रश्नों का व अंग विभाजन के स्पष्ट सामान्य निर्देशन और विकल्प की व्यवस्था, है ना। ये सब एक अच्छे पत्र की विशेषता है। फिर तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग, किताबें हैं, मूल्यांकन है, प्रोसेस है, ये सब है। और फिर पहला है शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति तो किया जाता है। शिक्षण किसके लिए होता है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। फिर है कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षण उद्देश्य, किताबें, प्रक्रिया, ये सभी सारी क्वेश्चन याद तो है कि अच्छे से, वस्तुनिष्ठता। फिर है कि उद्देश्य और अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, ये संकेत जिस पर होता है, है ना। तो उद्देश्य और अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन होती है, संकेत जिससे प्राप्त होता है मूल्यांकन से। फिर वस्तुनिष्ठता है, परीक्षा की शुद्धता रहती है वस्तुनिष्ठता के कारण। फिर तीसरा है कि निबंधात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। फिर ये वस्तुनिष्ठ हो, अच्छा माना जाएगा जो वस्तुनिष्ठ हो। फिर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि, मूल्यांकन की सुनिश्चित और स्पष्ट विधि कौन सी है ना,
तो दूसरा है जांच प्रक्रिया में उद्देश्यों को उचितांक भार दिया जाता है। वस्तुनिष्ठता लाने के लिए क्या किया जाता है, तो अंकों को है ना, ये वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। और फिर अपने चौथा एक उपयुक्त सभी है, अंकों को सही भार देना वस्तुनिष्ठता है ना। फिर अच्छा प्रश्न पत्र निर्माण है, तो आवश्यक पद कौन सा है, तो आवश्यक पद है प्रश्न पत्र डिजाइन का निर्माण। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न पत्र निर्माण में क्या आवश्यक होता है, तो प्रश्न पत्र का डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है, संपादन विश्लेषण सभी कुछ है। फिर है कि तीसरा है मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में, तो ये तो हो गए सारे क्वेश्चन। दृश्य से साधन सहायक होते हैं, मस्तिष्क की स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ये तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना। साइकोलॉजी हिंदी, तो शिक्षा में ज्ञान पढ़ते हैं। तो बताओ कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से। फिर बताओ कि साइके का मतलब क्या होता है, ये पेज होता है, फिर देखते हैं समय आत्मा होता है। फिर मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है मनोविज्ञान है। फिर है कि शिक्षा विज्ञान का अध्ययन विषय, तो मानव व्यवहार। फिर है कि वर्तमान समय विज्ञान क्या है, व्यवहार का। और फिर है कि केवल दो है ना, कौन सा कथन सही है, बाकी आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का, चेतना का, तर्क का निकाल। फिर परिभाषा उद्वर्त की, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद चेतन किया, ये सब है। जिनके ऑप्शन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन व्यवहार का। 1 मिनट रुकिए, 5-7 मिनट तो ही जाऊंगी है ना, चलो 4 मिनट उनको बहुत करना है। अब बताओ कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान, ये और सही हो जाएगा। और व्यवहार है ना, व्यवहार का विज्ञान, और इसका गणित समझ शिक्षा से, इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन आते है। तो ये सारी है। और पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ओल्ड के द्वारा। और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का हिसाब की गई मनोविज्ञान प्रयोगशाला, तो ये लिप्जिंग में बर्लिन में की गई, नहीं लिप्जिंग में है ना। फिर है कि कब स्थापित हुई पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला, 17 में। फिर है कि ये अपने विलियम वुड माने जाते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए ना, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। ठीक है, तो ये है। और शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे, तो थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के ना। फिर है कि दूसरा है कि विलियम जेम्स है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की इनकी किताब है, तो ये विलियम जेम्स की है ना। फिर अपने स्किनर है ना, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है जो सीखने और सीखने से संबंधित है, शिक्षा और सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। स्किनर का कथन जो शिक्षा और सीखने से संबंधित है, स्किनर ने कहा हुआ है। फिर स्किनर है शिक्षा विज्ञान के अंदर की शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्ति पाया जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, संपूर्ण व्यवहार व्यक्ति पाया जाता है, ये भी स्किनर ने कहा हुआ है। को परिभाषा शिक्षा में सीखने संबंधित है, ये भी स्किनर की परिभाषा है। फिर है दूसरा है क्रोन क्रो, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा से सीखने संबंधित अनुभव का अनुमान लगता है, जन्म से लगा। और पशु पक्षी में बूढ़े होते मान लो ना, तो ये क्रोन क्रो। शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन, ये परिभाषा किसकी, तो टो की। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन, तो ये टो की परिभाषा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पक्षों का ये टो की परिभाषा है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसकी, तो ये मेरी पेल का है ना, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, तो पेल का कंडीशन है। फिर है कि जे ए स्टीफन है, तो शैक्षिक अभिवृद्धि विकास का व्यवस्थित अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि विकास का, अभिवृद्धि विकास की परिभाषा किसने दी, स्टीफन है ना। टिफिन खाना अच्छा खाओ, अभिवृद्धि विकास होगा। फिर है तीसरा एलिस क्रो है कि मानव प्रतिक्रिया के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिकों को प्राप्त है ना, तो ये एलिस क्रो की परिभाषा। और
ठीक है। शिक्षा में विज्ञान क्या है? विज्ञान विधि से प्राप्ति किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रयोग प्रस्तुत करता है जो शिक्षण में अधिगम प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि से जो ये डिस्कोर्स की परिभाषा है ना, सिद्धांत वगैरह है सब। और कुपुस्वामी की परिभाषा है कि शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति की योग देता है, उसकी उन्नति की योग सिद्धांत धारणा और सिद्धांत देता है शिक्षा वैज्ञानिक कुपुस्वामी की परिभाषा। फिर ये कि हाँ कि निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर ले फिर देखते हैं मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। फिर एक मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? चौथी व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा? तो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, है ना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता, सामान्य औद्योगिक पशु मनोविज्ञान सब है ना, असामान्य औद्योगिक पशु मनोविज्ञान। कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है ना? तो व्यक्तिगत समानता है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्वेश्चन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन करने सब पढ़ना है ना, इस वजह से। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? एक मिनट रुकिए, हाँ 9 मिनट हो गए। ठीक, फिर देखिए कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है ना? दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता नहीं, ये इसका मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है ना, ये सब ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है खेलों का प्रशिक्षण। सीखना है मापन पाठ्यक्रम ये सब है। और लिंग शिक्षा मनोविज्ञान का नाभि केंद्रीय क्षेत्र नहीं, तो उसका नाभि केंद्रीय क्षेत्र अधिगम करता है, अधिगम की प्रक्रिया अधिगम परिस्थितियां विषय वस्तु नहीं है, नाभि केंद्रीय क्षेत्र नहीं। और अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? अधिगम परिस्थिति। ठीक, तो अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? तो ये अधिगम की परिस्थिति। शिक्षा अध्यापक की अभिवृत्ति व्यवहार अधिगम परिस्थिति से जुड़ा। और कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? तो सब आते हैं, शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब सीखने इसमें आता है ना। और खेल का प्रशिक्षण नहीं है, हाँ ये तो पढ़ेगा हमने। और अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? तो अधिगम परिस्थिति पढ़िए ना, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है, तो ये सारी आती है। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो 1 2 3 4 शिक्षक से, ठीक है, शिक्षक से है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, शिक्षक से, शिक्षार्थी से, कक्षा से, विद्यार्थी से, सभी से। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है तो उपयुक्त सभी से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम कर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, है ना, सभी से, अधिगम कर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थिति से। और शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में संबंधित है
तो तीसरा है नहीं, 2 3 4 अधिगम करने वाला, शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र समझ, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति, है ना। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र से सम्मिलित है। तो समाज नियम बाकी अधिगम करने वाला है, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति, ये सब ठीक। फिर है कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के ये पहले फिर देखते हैं, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आता। तो पारेंद्रीय ज्ञान नहीं आता, पंचानुक्रम आता, व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम भिन्नता, पारेंद्रीय ज्ञान नहीं आता। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन है ना, शिक्षा मनोविज्ञान। और फिर दूसरा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या बात सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान थोड़ा सीमित। और संप्रति निर्माण, ठीक है। फिर संप्रति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया से। संप्रति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। संप्रति निर्माण का मतलब क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया से, है ना। संप्रति मतलब क्या, सब बनाना। और यहाँ तीसरा अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार, ये अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम समस्याओं का निदान करना, है ना। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन से क्षेत्र सम्मिलित। तो अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम इसकी अधिगम समस्याओं का निदान करना और उनका उपचार करना। अधिगम समस्या का निदान और उनका उपचार। अधिगम की प्रक्रिया है, समस्या निदान, प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया नहीं है। अधिगम की प्रोसेस है, मतलब समस्या आना, उनका उपचार करना, है ना। ये अधिगम की प्रोसेस ही है एक तरीके से। कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता। कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता। मानसिक रोग नहीं आता। सीखने की प्रकृति है, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास, व्यक्तिगत भेद, मानसिक रोग नहीं, व्यक्तिगत भेद है, व्यक्तिगत अभिवृद्धि उसका विकास से सीखने का, ये सब। फिर पहला सीखने का स्टेटस। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। सीखने की स्थिति है, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला है ना। कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला, ये सब है। सीखने का स्टेटस नहीं है। और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है तो अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस, है ना। प्रबंधन नहीं, समुदाय नहीं, मापन नहीं। और कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक ठीक है। तो यह शिक्षण अधिगम अधिगम कटा अध्ययन, है ना। पढ़ना पढ़ाना और एक स्टूडेंट और इसके अलावा एक स्टूडेंट होता है ना, इस सब का हिस्सा है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान का हिस्सा के संदर्भ में सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम की परिस्थिति से, है ना। अधिगम करता अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला बालक, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र संबंधित। ये अधिगम की परिस्थितियां हैं। अधिगम करता है और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला बालक, हाँ। अधिगम करता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब सीखने वाला और मतलब बाधाएं, तो समस्या ये क्या है, अधिगम की परिस्थितियां। मतलब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो गया, अधिगम की परिस्थितियां हो गया ना। तो हाँ, तो 17 मिनट हो गए ना, 1 मिनट बाद 2 मिनट और अपने पास, है ना। क्वेश्चन करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, क्या नहीं, आदर्श विज्ञान नहीं है, सामाजिक है, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त, आदर्श वगैरह। फिर ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अनुप्रयुक्त है, अनुप्रयुक्त अनुपयुक्त, पता नहीं क्यों, लेकिन अनुप्रयुक्त विज्ञान हर बार आता है। अनुप्रयुक्त का मतलब क्या होता है, जिसको उपयोग नहीं हो पता नहीं क्या मतलब है इसका। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, एक मानक विज्ञान नहीं, धनात्मक है, शिक्षा का विज्ञान है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है, एक मानक स्टैंडर्ड नहीं है,
मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं, नॉर्मेटिव बता रखा है ना। फिर तीसरा शिक्षण और अधिगम। शिक्षण मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। पढ़ना और पढ़ाना, शिक्षण मनोविज्ञान कैसे होते हैं? शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से, है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो पढ़ने और पढ़ाने के कारणों की प्रमुखता से सहायता करती है, मतलब शिक्षण और अधिगम। फिर एक यह शिक्षण और अधिगम संबंधित विज्ञान, कौन सा कथन सही है? तो अभी बढ़ाना है ना, ये बात शिक्षण और अधिगम से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा सही है, मतलब कि एक और तीन सही है ना। धनात्मक विज्ञान है और व्यवहारात्मक विज्ञान है ना। इनमें से कौन सा शिक्षण विज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? ये क्या है? तो धनात्मक है, ये व्यवहारात्मक है, ये अनुप्रयुक्त है, ये सकारात्मक है, ये सामाजिक है, ऐसा कुछ है। फिर दूसरा सही है, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिनय, सब क्या है? मनोविज्ञान। अध्ययन शिक्षा विज्ञान में क्या जाता है? किस किस का होता है शिक्षा विज्ञान? बस खत्म कर देना। आत्म बुद्धि है, रुचि है,